प्रिय बच्चों, मैं आर के गुप्ता। अब चैप्टर नंबर 5 वृत्ति गति का जो वीडियो हम देख रहे हैं वो पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय वेग और रेखीय वेग क्या होता है। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध स्थापित किया था B बराबर आर ओमेगा। ठीक है ना, ये हम लोग सफलतापूर्वक पढ़ चुके थे और लास्ट में 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का भी प्रयास किया था। अब हम इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी अभिकेंद्रित त्वरण को पढ़ने जा रहे हैं। अभिकेंद्र त्वरण यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका दूसरा नाम है त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको लास्ट में एक्सप्लेन किया जाएगा, त्रिज्य त्वरण क्यों कहते हैं। तो अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है वो समझिए। जब कोई कण एक समान चाल से जब कोई कण एक समान रेखीय चाल से वृत्ति पथ पर गति करता है, अर्थात एक समान वृत्ति गति में करता है। तो जब कोई कण एक समान रेखीय चाल से त्रिज्या r के वृत्ति पथ पर गति करता है तो उसके रेखीय वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक समान वृत्ति गति में कण की चाल अचर होती है लेकिन दिशा लगातार बदलती रहती है। और जब दिशा लगातार बदले तो इसका मतलब वेग बदल रहा है, वेग परिवर्तन हो रहा है। और वेग परिवर्तन जब होता है किसी भी गति में तभी त्वरण का जन्म होता है। जब तक वेग में परिवर्तन नहीं होगा त्वरण नहीं हो सकता। और वेग परिवर्तन कब हो सकता है, जब किसी वस्तु का वेग का परिमाण बदल रहा हो या फिर दिशा बदल रही हो या दोनों ही बदल रहे हो, तब वेग परिवर्तित होता है। ध्यान दीजिए, वेग का परिमाण अगर अचर है, उसकी दिशा अचर है, तो उस गति में त्वरण कभी नहीं हो सकता। यानी त्वरण कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है, मेमोरी में रखना है। तो अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं, जब कोई कण एक समान रेखीय चाल से त्रिज्या r के वृत्ति पथ पर गति करता है तो उसके रेखीय वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है, जिससे कण पर उसके वेग की दिशा के लंबवत और केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है। इसी को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसे त्रिज्य त्वरण अथवा अभिलंब त्वरण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह त्वरण त्रिज्या की दिशा में है। त्रिज्या की दिशा में होने की वजह से अभिकेंद्र त्वरण का नाम है त्रिज्य त्वरण। और वेग की दिशा के लंबवत त्वरण काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम अभिलंब त्वरण कहते हैं। तो दो दोष के नाम हो गए भाई। मुख्य नाम तो अभिकेंद्र त्वरण है, दूसरा नाम त्रिज्य त्वरण। क्यों? त्रिज्या के अनुदिश है, त्रिज्या की दिशा में है, और वेग की दिशा के लंबवत है, इसलिए इसका नाम अभिलंब त्वरण भी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस परिभाषा को हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक समान वृत्ति गति में जब कोई कण गति करता है तो उसकी चाल नियत किंतु उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, जिससे कण पर वेग की दिशा के लंबवत तथा केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करने लगता है। इसी त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। आप लोग चाहो तो बच्चों इस परिभाषा को आप अथवा के रूप में अपने नोट्स में लिख सकते हो। ठीक, जो आसान लगे उसको आप समझ सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक। तो अब इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि केवल एक ही चित्र हम बना रहे हैं। एक समान वृत्ति गति देख रहे हैं, यहाँ पर ए पर, ये बी पर। ए पर उसकी वेग किधर है, इधर, डायरेक्शन इधर है। डायरेक्शन क्या होता है, किसी भी वक्राकार मार्ग के किसी भी बिंदु पर वेग की दिशा क्या हुई, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा। बी पर वेग किधर होगा, स्पर्श रेखा। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ वेग इधर है, यहाँ पर वेग अलग, दिशा अलग है। दिशा बदल रही है, इसका मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, त्वरण हो गया होगा। ये इसकी रेडियस है, ओ ए ओ बी, ओ ए रेडियस है। अब पहले पढ़ चुके हैं, ए से बी तक समय लगा डेल्टा टी, और डेल्टा टी समय में सेंटर पे कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है और परिधि पर रेखीय विस्थापन डेल्टा एस है। ठीक है, इसको समझना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब जो एक और डायग्राम बना हुआ है बगल में, उसका मतलब बताते हैं इसको। ये डायग्राम कहाँ से बनाया हमने, देखिए यहाँ पर ए बिंदु पर वेग b1 माना हमने, वेक्टर b1, क्योंकि वेग सदिश राशि होती है। ये वेग है, ठीक, इसको हमने क्या किया, कैच किया, और इसको हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ पर वेक्टर b1। ठीक है, हम वेग परिवर्तन चाहिए, डेल्टा भी चाहिए।
दूसरा वेग है वेक्टर v2, इसको यहां रख दिया, दोनों वेक्टरों की टेल से टेल मिला दिया, ठीक। और तो ये कहलाएगा डेल्टा v, वेग परिवर्तन। तो ये जो त्रिभुज बना है वो वेक्टरों से बना हुआ है, इसलिए इस त्रिभुज का नाम है वेक्टर त्रिभुज, ठीक है। और ये जो त्रिभुज आप देख रहे हो, ये एक्चुअली त्रिभुज की 3 भुजा होती हैं। OB तो भुजा है, OA भुजा है, लेकिन AB क्या है, वक्र है, इसलिए यहां पर इसको हम कहेंगे वक्रीय त्रिभुज। वक्रीय त्रिभुज कौन सा, OAB। और वेक्टर त्रिभुज का नाम क्या है, CDE। इनको आप गौर से देखिए, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। वजह यहां तुम देख रहे हो, इसमें वक्रीय त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हैं, OB और OA, क्यों, रेडियस हैं। यहां पर इस त्रिभुज में CD और CE बराबर है, क्यों, ये वेग का परिमाण अचर है। कितना परिमाण है, V। वेग का परिमाण अचर है, परिमाण का मतलब तीर की लंबाई, आपने वेक्टर में पढ़ा था, तीर की लंबाई इस वेक्टर का परिमाण होता है। दोनों लंबाई बराबर है, इसका 2 भुजा बराबर है, तो 2 भुजा बराबर, इसमें हम यहाँ बराबर, उन दोनों भुजाओं के बीच कोण कितना, डेल्टा थीटा। यहाँ पर भी कोण कितना, डेल्टा थीटा। अब सवाल यहीं पर रुक जाता है कि वाई दिस एंगल भी डेल्टा थीटा, ये डेल्टा थीटा एंगल इसके बराबर क्यों है। तो इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा पेन निकालना होगा और उस पेन से एक अलग से लिखिएगा, उसको बोलते हैं विक्ट्री फॉर्मूला, बी फॉर्मूला। बी फॉर्मूला क्या है वो लिखिए, मैं बोल रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। जो कोण 2 रेखाओं के बीच होता है वही उन रेखाओं पर डाले गए लंबों के बीच होता है। इंग्लिश में बोल रहा हूं, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। अब मैं इसको डायग्राम से समझाता हूं। जो कोण 2 रेखाओं के बीच, देखिए 2 रेखा बनाइए, आप लोग अपनी पेन कॉपी निकाले रखिए और मेरे साथ चित्र बनाइए। ये 2 रेखाएं हैं, जो कोण इन 2 रेखाओं के बीच है, मान लीजिए कोण थीटा है, वही कोण इन रेखाओं पर डाले गए लंब, देखो हमने इस रेखा पर, क्या ये रेखा लंब है, कोई भी कह सकता, क्योंकि इसने कोण 90 डिग्री बनाया है। इस दूसरी रेखा पर भी मैंने कहा ये रेखा लंब है, क्या साहब, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो ये जो 2 रेखाएं, एक जी रेखा और एक जी रेखा, दोनों लंब है, तो इन दोनों लंबों के बीच भी कोण कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो जो कोण, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जो कोण 2 रेखाओं के बीच होता है वही कोण इन रेखाओं पर डाले गए लंबों के बीच होता है। ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर। ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। इस नियम को याद रखेंगे तो ये जो थीटा कोण है वो क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, मैंने कहा OA और OB 2 रेखा है बच्चों, इनके बीच का कोण कितना है, डेल्टा थीटा है। तो OA रेखा पर लंब रेखा क्या, B1, तुमने पढ़ा है स्कूल में, किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या के लंब होती है, यानी इस आर्क के लंबवत वेक्टर B1 है, ये मानते हो। दूसरा आर, ये इस पर लंबवत के वेक्टर, लंबवत रेखा कौन सी, B2 है, यानी कि B1 और B2 है ना, वो OA और OB पर लंब है, परपेंडिकुलर्स हैं। तो B1 ये रहा, B2 ये रहा, तो इन दोनों लंबों के बीच का कोण कितना होगा, डेल्टा थीटा होगा। इस प्रकार हमने विक्ट्री फॉर्मूले से इन दोनों एंगलों को समझ लिया कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए साहब, अब थोड़ी भाषा है, देखिए क्या भाषा है यहाँ पर। माना कोई कण आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान रेखीय चाल v से गति कर रहा है। बार बार मैं बता रहा हूँ, पूरे चैप्टर में गति क्या होगी, एक समान वृत्तीय गति, यानी उसकी चाल कांस्टेंट होगी, यानी वेग का परिमाण कांस्टेंट हो गया। वेग के परिमाण का ही दूसरा नाम चाल होता है बच्चों, ठीक है। कण डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वृत्त की परिधि पर डेल्टा एस रेखीय विस्थापन और केंद्र पर कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा तय करता है, ठीक। वेग परिवर्तन कितना, डेल्टा भी है, वेग में परिवर्तन डेल्टा भी। अब आप गौर से देखिए भाई, केवल 2 ट्रायंगल को देखते जाइए और डेरिवेशन को समाप्त करते हैं। पहला ट्रायंगल क्या है, OAB,
ए बी ट्राइंगल, ओ ए बी ट्राइंगल आप देखें ये वाला, और एक सी डी, इन दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूप के अंदर खासियत क्या, पहले इसमें आ जाइए। इस त्रिभुज में बराबर भुजाएं कौन कौन सी हैं? तुमने कहा ओ ए और ओ बी, इनमें से कोई एक भुजा ले लो, कि लो साहब ओ ए ले लिया। अब इसमें आ जाओ, इसमें बराबर भुजा कौन कौन सी हैं? कि सी डी और सी, तो आई मर्जी चलेगी, या तो सी डी लो या फिर सी लो। अगर हमने सी डी ली तो सी डी लिख दीजिए, ठीक है, बराबर लगा दो। ये समरूपता की थ्योरम है। अब फिर इसमें आ जाइए कि इस त्रिभुज में डेल्टा थीटा के सामने की भुजा क्या है? कि साहब ए बी है, तो ए बी लिख लीजिए। अब यहां पे आ जाइए, इस त्रिभुज में डेल्टा थीटा से भुजा क्या ई डी है, तो ई डी लिख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही। अब इस डेरिवेशन में कुछ नहीं रहा, 2 मिनट लगेंगे केवल। ओ ए क्या है? ओ ए त्रिज्या आर, और ओ बी सॉरी सी डी क्या है? सी डी परिमाण बी, आर बटे बी, बराबर ए बी रेखीय विस्थापन डेल्टा एस और ई डी डेल्टा बी। ठीक है, ये सूत्र बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो आर डेल्टा बी बराबर बी डेल्टा एस। इसमें नोट्स में दिखाता हूं, यहां पे आ चुके, देखिए क्या लिखा है, आर डेल्टा बी बराबर बी डेल्टा एस। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ लीजिए। हमें क्या करना है? हमें अभिकेंद्र त्वरण लाना है। अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है? डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा बी यहां पे अवेलेबल है, किसकी कमी हो रही है? कि डेल्टा टी की कमी हो रही है। तो डेल्टा टी का भाग दे दो, जैसे डेल्टा टी का भाग दोगे इधर, तो राइट में भी देना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया डेल्टा टी का भाग देने पर, जैसी आवश्यकता वैसा करो, जैसी आपको आवश्यकता हो वैसा आपको करना पड़ेगा। तो क्या हुआ? आर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, इधर बी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहां तक सबकी समझ में आ रहा है? तो अगर हम गौर से देखें, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी ये है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि त्वरण हो गया। इस त्वरण को हमें तात्कालिक में कन्वर्ट करना है। तात्कालिक में कन्वर्ट करने का एकमात्र तरीका है डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 अनंत सूक्ष्म है, तब क्या करना है? कुछ नहीं, जहां हमने गोले बनाए हैं ना, इसमें लिमिट लगा लीजिए। आर लिखा हुआ है, लिमिट डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टेंड्स टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, वी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहां पर ऊपर स्पष्ट है, देखिए यहां पर ये क्या है? इसको बोलेंगे तात्कालिक रेखीय त्वरण या फिर अभिकेंद्र त्वरण, एक ही बात है। ये क्या है? रेखीय विस्थापन बटे समय रेखीय वेग, तात्कालिक रेखीय वेग। कुछ नहीं किया हमने, उसके मान रख दिए बच्चों। देखो यहाँ पर इसके स्थान पर आ गया ए आ गया, इसके स्थान पर क्या आ गया? बी आ गया, ये ए और ये बी। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? बी गुणा बी, बी स्क्वायर बटे आर। इस प्रकार से हमने ये डेरिवेशन प्राप्त कर लिया है। यही अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक है, और इसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, त्रिज्या के अनुदिश, और वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप समझ रहे हो, यहाँ पे हमने दिखाया है, देखिए वृत्तीय गति है, वृत्तीय गति यहाँ पर, ठीक। दिशा त्वरण की सदैव वृत्त के केंद्र की ओर, और वेग की लंबत और केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश होती है। अब क्या करना हमने? अभिकेंद्र त्वरण के अन्य रूप देखने। अन्य रूप बहुत आसान है, तो क्या काम करना? मेन फॉर्मूला हमने क्या प्राप्त किया था? अभिकेंद्र त्वरण का ए बराबर बी स्क्वायर बटे आर। देखिए आर वृत्त की त्रिज्या है, कैन नॉट बी चेंज। अब बी बदला, हमने पढ़ा अभी कि बी बराबर होता आर ओमेगा। बी का मान रख दिया, तो बी का मान रखेंगे तो क्या होगा? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक आर से आर कट गया, तो क्या बना? ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। ये दूसरा सेट हो गया। मुख्य सूत्र ये है, ये दूसरा सेट। तीसरा, ओमेगा बराबर होता 2 पाई एन, ओमेगा स्थान पर रख दिया 2 पाई एन, 2 पाई एन का वर्ग क्या होगा? 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। देख रहे? तो ये सूत्र बन गया। ये आवृत्ति का, आवृत्ति पदों हो गया, फिर सूत्र बन गया। एक होता ओमेगा 2 पाई अपॉन टी, तो ओमेगा 2 पाई अपॉन टी रखो इस सूत्र में, तो आर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ तुमने देखा मुख्य फार्मूला बी स्क्वायर अपॉन आर है, एक आर ओमेगा स्क्वायर, एक ये आवृत्ति पदों में, आवर्तकाल पदों में। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र आवृत्ति के पदों में लिखो, तो ये लिखना पड़ेगा। अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र कोणीय वेग के पदों में लिखो, तो ये लिखना पड़ेगा। अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र आवर्तकाल के पदों में लिखो, तो ये लिखना पड़ेगा।
ठीक है। अगर आता क्वेश्चन कि नहीं साहब अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र लिखो, अब तो आई चलेगी मर्जी, चारों में से 1 2 3 चारों में से कोई एक लिखे आओ, ठीक, बता दो वहां पर कौन सी चीज क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है अभिकेंद्र बल। तो देखिए बच्चों, अभिकेंद्र बल अभिकेंद्र त्वरण में बहुत समानता है, ये समझ लो। अभिकेंद्र त्वरण अगर आपने डेरिवेशन कर लिया तो अभिकेंद्र बल तो फ्री में मिल गया, ऑफर चल रहा एक के साथ एक फ्री, यानी कि अभिकेंद्र त्वरण का अगर हमने व्यंजक ढंग से कर लिया तो अभिकेंद्र बल तो अपने आप हो गया। इसमें थोड़ा अंतर है, वो समझ लीजिए। अभिकेंद्र बल में क्या होगा, अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं, परिभाषा सब कुछ वही, जब कोई कण एक समान रेखीय चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है, सब कुछ वह सेम, उसके रेखीय वेग दिशा लगातार बदलती रहती है, जिससे कण पर वेग की दिशा के लंबवत तथा केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। वहां त्वरण था, यहाँ पे क्या है, बल, इसी को अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो आप डेरिवेशन में क्या काम करेंगे, देखिए भाई, सेम एक तो डायग्राम ये वाला है, बस इसमें क्या द्रव्यमान को कंसीडर करना है। यहाँ पर हमें द्रव्यमान लिखना है, माना m पिंड का द्रव्यमान। त्वरण में हमने द्रव्यमान को कंसीडर नहीं किया था, आवश्यकता नहीं थी उसकी, और सब कुछ वही है। ये जो डॉट 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 लिखा है इसका मतलब बता दो, इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेप है ना त्वरण का सूत्र, यहाँ तक ये आप जैसे अभिकेंद्र त्वरण में किया था डेरिवेशन, 2 डायग्राम बनाइएगा, ये वाला और वो वेक्टर त्रिभुज का भी डायग्राम बनाइए बेटो, ठीक है, वेक्टर त्रिभुज। तो यहाँ तक आप प्रूफ कर लीजिए, अपनी फेयर कॉपी में डॉट डॉट मत करना, पूरा दिखाइएगा, ठीक है, उतना ही स्पेस आएगा जितना आपके त्वरण में आया था। तो a बराबर b² आप प्रूफ कर लीजिए जैसे उसमें किया था आपके त्वरण में, ओके। तो अब हमें क्या निकालना, केंद्रीय बल ज्ञात करना है। तो तुमने पहले ही पढ़ा है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो कैसे करेंगे, अभिकेंद्र बल F बराबर द्रव्यमान गुणा अभिकेंद्र त्वरण, द्रव्यमान m, त्वरण का मान a का मान b²/r, ये लो, ये F बराबर mb² r हो गया। डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। देखो एक के साथ एक फ्री ऑफर चल रहा है, आप लोग उसका फायदा उठाएं। यानी अभिकेंद्र त्वरण का डेरिवेशन पहले प्राप्त करें, उसको पूरे मनोयोग से करिएगा, चित्र बनाइए, डायग्राम सही से बनना चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन होती है इसके अंदर। तो अब हमने ये प्राप्त कर लिया। इस अभिकेंद्र बल के बिना, देखिए मैंने जो पॉइंट नोट किया है कि अभिकेंद्र बल के बिना हम वृत्तीय गति नहीं कर सकते। अगर किसी पिंड को वृत्तीय गति करनी है तो उसे डेफिनेटली अभिकेंद्र बल चाहिए, बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति संभव नहीं है। अब इसके अदर फॉर्म क्या क्या है वो समझाता हूँ। अदर फॉर्म में आते हैं तो कुछ नहीं, सब कुछ वही, b बराबर r ओमेगा रख दो यहाँ पर, तो mr ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 2π जैसे उसमें रखा था, तो ये सूत्र हो गया, ये आवर्तकाल पदम हो गया, ठीक है। जिस प्रकार से वहाँ पर 4 फार्मूले थे तो यहाँ पर भी 4, ये मुख्य फार्मूला, ये कोणीय वेग पदों में, ये आवर्ती पदों में, ये आवर्तकाल के पदों में। ध्यान दीजिए बच्चों, ये t² है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, t2 लग रहा है, t², मैं इसको करस्सा करता हूँ, t² है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमने ये पढ़ लिया, पेज नंबर 5 पे पहुँचते हैं, और ये अभिकेंद्र बल का टॉपिक खत्म करने के बाद हमारा ये वीडियो पार्ट नंबर 2 समाप्त हो जाएगा। तो अभिकेंद्र बल के अन्य रूप क्या है, मैं बता दूं तुमको। अभिकेंद्र बल चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, सदैव केंद्र की ओर होता है, टुवर्ड सेंटर, ठीक। और बिना अभिकेंद्र बल के कोई भी पिंड वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं कर सकता है। अब हमें देखना ये है वो विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, किन किन रूपों में अभिकेंद्र बल होता, वो समझना है। पहला पॉइंट, हमने पृथ्वी के बारे में बात करें। हम सब जानते हैं कि सूरज ये है और पृथ्वी ये, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, वृत्ताकार मार्ग में गति करती है। अभी अभी पढ़ा है, किसी भी कण को, किसी भी पिंड को, किसी भी बॉडी को वृत्ताकार मार्ग में घूमना है तो उसे अभिकेंद्र बल चाहिए। वो किसी भी रूप में मिले इससे कोई मतलब नहीं, अभिकेंद्र बल चाहिए। तो इस पृथ्वी माता को भी अभिकेंद्र बल चाहिए। वो कहां से मिलता है, सूर्य द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से। सूर्य इस पृथ्वी पर एक फोर्स लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, सूर्य की ओर लगाता है, इस कारण ये पृथ्वी इसमें घूमती रहती है वृत्ताकार मार्ग में। तो यहां हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त हुआ, सूर्य द्वारा पृथ्वी पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से। तो आवश्यक वर्ड का प्रयोग हमने किया, अंडरलाइन।
इसका मतलब बिना इस अभिकेंद्र बल के वृत्ताकार मार्ग संभव नहीं है। तो आवश्यक बल उसी प्रकार से है जैसे हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वायु। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम कुछ पल तक हम जी नहीं पाएंगे, यानी हम जी नहीं सकेंगे। यानी हमको जीने के लिए अति आवश्यक क्या है, वायु। ठीक है, उसी प्रकार से किसी भी पिंड को वृत्ताकार मार्ग घूमने क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल चाहिए। तो इस केस में अभिकेंद्र बल किस रूप में आया बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में हुआ। इसी प्रकार पृथ्वी का चक्कर कौन काट रहा है, कि साहब चंद्रमा चक्कर काट रहा है, ये अर्थ है। ठीक, ये मून हो गया, इसको चक्कर काट रहा, तो इसको चक्कर काटने के लिए क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल चाहिए। तो चंद्रमा को वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए। वो कहां से मिलता है, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से। यानी पृथ्वी चंद्रमा की तरफ अपना एक फोर्स लगाती है, इसी फोर्स के कारण यह चंद्रमा वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल समझिए भाई, पृथ्वी चंद्रमा से खूब कहता है आजा भाई मेरे पास आजा, लेकिन चंद्रमा क्या कहता है, कृपया दूरी बनाए रखो, दूरी बनाए रखो, तभी अभिकेंद्र बल प्राप्त, तभी उसका मार्ग कैसा होगा, वृत्ताकार हो जाएगा। जिस प्रकार से सूरज के केस में हम बात करें तो सूरज खूब पृथ्वी को बुलाता है भाई, फोफ लगाता है कि आ जाओ भाई, लेकिन पृथ्वी भी क्या कहती है, कीप डिस्टेंस, कृपया दूरी बनाए रखो। ध्यान रखो बच्चों, जिस दिन इस पृथ्वी ने इस सूर्य की बात मान ली और फोर्स के कारण पृथ्वी सूरज के पास पहुंच गई, आप लोगों का, हम लोगों का, सभी लोग पढ़ना पढ़ाना बंद हो जाएगा, स्टडी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम सभी लोग करोड़पति हो जाएंगे टेम्परेचर में। अरे सूर्य का टेम्परेचर करोड़ों टेम्परेचर होता है, जब हम सूर्य के पास पहुंच जाएंगे हम सभी क्या हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन आप लोग टेंशन न लें, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से तो तुमने देख लिया गुरुत्वाकर्षण बल रूप में हो गया। अब हम बात करें केमिस्ट्री की बात करें। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये वृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटते हैं। तुमने कहा क्यों, क्योंकि इनको अभिकेंद्र बल मिल रहा है। अभिकेंद्र बल किस रूप में, वो देखना है। तो चंद्रमा को इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक के चारों ओर चक्कर काटने के लिए अभिकेंद्री बल कहां से मिलेगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर वैद्युत बल से। वैद्युत बल कूलम्ब्स लॉ लगता है, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ से। तो अभिकेंद्र बल कहां से मिला, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता। अब यहां पर इस केस में अभिकेंद्र बल किस रूप में हो गया, ये स्थिर वैद्युत बल के रूप में हो गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब मान चलो हमको किसी मोड़ पर अपनी साइकिल को मोड़ना है वृत्ताकार मार्ग में, तो साइकिल को मोड़ पर मुड़ने के लिए, किसी भी 2 व्हीलर्स को या 4 व्हीलर्स को मोड़ पर मुड़ने के लिए अभिकेंद्र बल मिलता है टायर और सड़क के बीच घर्षण बल से। अगर हमें यह घर्षण बल नहीं मिलता है तो हमें अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाएगा, और जिससे हम उस मोड़ पर बजाय मुड़ने के फिसल जाएंगे, क्योंकि अभिकेंद्र बल के बिना वृत्तीय पथ पर गति करना संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरा एग्जाम्पल नंबर 4 है। किसी हल्के पिंड को, आपने प्रैक्टिकली किया होगा, कोई हल्का पिंड लिया, उसको डोरी से बांध लिया, उसको घुमाना शुरू किया, तो हल्का पिंड डोरी से बंधा हुआ है और वह वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है। क्यों, क्योंकि उस पिंड को अभिकेंद्री बल प्राप्त हो रहा है। कहां से, उस डोरी में तनाव से प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे ये मान तो फॉर एग्जाम्पल ये डोरी है, ये वाली हमने यहाँ पकड़ रखा, ये पिंड बंधा हुआ है और ये वृत्ताकार मार्ग में चक्कर काट रहा है। तो अब ये डोरी में तनाव होगा। तनाव हमेशा क्या होता है, पिंड का तनाव क्या, पिंड से दूर और केंद्र की ओर। तो ये जो टेंशन है डोरी में, कभी गौर से देखना, जब आप किसी पिंड को डोरी से बांध घुमाएंगे तो डोरी तनी हुई होगी, ढीली नहीं होगी। जैसे डोरी ढीली हो तो लटक जाएगी, तो उस वो वृत्ताकार मार्ग में नहीं घूम सकती। तो उस कंडीशन में, इन दैट कंडीशन, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग,
तब उसको आवश्यक अपकेंद्री बल डोरी में तनाव के रूप में मिलता है। तो आपने विभिन्न एग्जाम्पलों पर देख लिया, कभी ये अपकेंद्री बल गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, कभी ये घर्षण बल लगता है, कभी स्थिर वैद्युत बल लगता है, और कभी ये स्थिर वैद्युत बल, कभी ये तनाव बल लगता है। तो ये इस प्रकार आपने देखा कि अपकेंद्र बल के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन प्रत्येक रूप में अपकेंद्र बल सदैव किधर होता है? टुवर्ड्स सेंटर होता है। ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसमें है, आप देख रहे हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन। 2 मीटर त्रिज्या यानी r बराबर 2 मीटर, ठीक, वृत्ताकार पथ पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान m बराबर 2 kg, मीटर है, किलोग्राम है, सिस्टम सेम है, एक समान वेग से गतिमान है। यदि पिंड 2 सेकंड में 7 चक्कर पूरे करता है, 2 सेकंड में 7 चक्कर, यहां से हम आवृत्ति ज्ञात करेंगे। आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में चक्रों की संख्या। तो विचार करो, 2 सेकंड में 7 चक्कर, तो 1 सेकंड में 7/2 चक्कर, इसी को कहते हैं आवृत्ति, यानी कि एन। तुरंत एन निकाल लो। यानी हमको अब क्या पता है? एम पता है, आर पता है, एन पता है। ठीक है, क्या करना है? अपकेंद्र त्वरण ज्ञात करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला, अभिकेंद्र त्वरण का वह फॉर्मूला जिसमें आवृत्ति हो। मेन फॉर्मूला क्या था कि साहब b²/r, खोलते जाओ, b बराबर r ओमेगा, r² ओमेगा स्क्वायर, r कट गया तो r ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब भी सूत्र काम नहीं आया, ओमेगा 2πn, तो r इंटू 2πn का वर्ग 4π² n², इसमें रख दो, आंसर तुरंत आ जाएगा। फिर क्या निकालना? अपकेंद्री बल ज्ञात करना है। अपकेंद्री बल ज्ञात करना है तो क्या करना? F बराबर वही सूत्र, mr 4π² n², आवृत्ति करना, आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन समझाता हूं। एक घड़ी में, जैसे घड़ी आ गई तो समझ लो आपके अंदर सुइयां होंगी, घंटे की सुई, मिनट सुई, सेकंड सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई। ठीक है, हमारे पास 2 सुइयां हैं, लिख दो तुरंत, घंटा सुई और मिनट सुई, 2 बातें। घंटा सुई, अभी हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तुरंत आवर्तकाल लिखो, टी बराबर कितना? 12 घंटे, 12 गुणा 60 गुणा 60। ठीक, मिनट सुई का मतलब हो गया टी बराबर, अब ये टी बन गया, T2 ले लो, मिनट की 60 सेकेंड, 60 मिनट, 60 गुणा 60। ठीक है, इन हमने तुरंत उसका आवर्तकाल निकाल लिया, बिना पढ़े क्वेश्चन में क्या करना था हमें नहीं पता क्या करना। अब आगे पढ़ते हैं। तो एक घड़ी में घंटे, मिनट, सुई की लंबाइयाँ दे रखी है। अच्छा, लंबाइयाँ दे रखी, ओके, दोनों की लंबाइयाँ हैं, पहले घंटे की है, फिर है मिनट की। दोनों सुइयों का रेखीय वेग की निष्पत्ति यानी कि अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका मतलब है b1/b2 ज्ञात करना। ठीक है, रेखीय वेग का फॉर्मूला क्या बताया था भाई? b बराबर r ओमेगा, चक्कर पूरा लगा रहा तो ओमेगा बराबर 2π/t, तो v बराबर r 2π/T। ठीक है, 2π तो कांस्टेंट। अब हमें क्या करना? b1, तो r1 लिख लो, यहाँ पे t1 लिख लो। b2 क्या होगा? r2 2π/T2, अनुपात चाहिए, 2π कट जाएगा तो ये क्या बनेगा फॉर्मूला? r1T2/r2T1। तो b1/b2 बराबर हो गया r1T2 और r2T1, सबके मान रख दीजिए, अनुपात ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार हम इस अभिकेंद्र त्वरण के कॉन्सेप्ट से हम इसके अंक के प्रश्नों को हल करना सीख चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने यही पढ़ा है, अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं, अभिकेंद्र बल का व्यंजक क्या है, उसके डिफरेंट शेड्स क्या हैं और उस पर बेस्ड उदाहरण क्या था। तो इसके साथ ही हम ये वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप इस वीडियो को बार बार देखें और बार बार देखते हुए पूरे को समझने का प्रयास करें। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था इस चैप्टर में, इस वीडियो में। तो इसके बाद हम आगे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।